आप सभी स्टूडेंट का वसी एजुकेशनल एकेडमी में खैर मकदम करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्टूडेंट एग्ज़ाम की अच्छी से तैयारी कर रहे होंगे। आज हम लोग क्लास 12 के प्राचीन इतिहास के मगध साम्राज्य के बारे में विस्तार पूर्वक से पढ़ेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि किस किताब में किस शासन के बारे में दिया गया है। तो पहला पॉइंट क्या है? कौटिल्य। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र मौर्यकालीन राजनीतिक इतिहास की जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यहाँ से क्या क्या सवाल पूछा जा सकता है कि अर्थशास्त्र किसके द्वारा रचित है? तो किसके द्वारा है? कौटिल्य के द्वारा अर्थशास्त्र रचित है। कौटिल्य का दूसरा नाम क्या है? चाणक्य है। अब यहाँ से दूसरा और क्या सवाल पूछा जा सकता है कि अर्थशास्त्र में किस काल के बारे में बताया गया? तो किस काल के? मौर्यकालीन राजनीतिक के इतिहास के बारे में बताया गया है। अगला पॉइंट दिया गया है कि कल्हण द्वारा रचित राजतरंगिणी कश्मीर के इतिहास की जानकारी का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यहाँ से क्या सवाल पूछा जा सकता है? यहाँ से ये पूछा जा सकता है कि राजतरंगिणी किसके द्वारा रचित है? तो किसके द्वारा रचित है? कल्हण द्वारा रचित है। और दूसरा सवाल यहाँ से क्या पूछा जा सकता है कि कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो कहाँ से मिलती है? राजतरंगिणी से। कहाँ से मिलती है? राजतरंगिणी से मिलती है। आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। आगे दिया गया है कि विशाख दत्त द्वारा मुद्रा राक्षस चाणक्य की कूटनीति द्वारा नंदवंश की समाप्ति एवं चंद्रगुप्त मौर्य की राज्यरोहण पर प्रकाश डालता है। यहाँ से क्या क्या सवाल बन सकता है? यहाँ से सवाल ये बन सकता है कि मुद्रा राक्षस किसके द्वारा रचित है? तो किसके द्वारा है? विशाख दत्त द्वारा रचित है। मुद्रा राक्षस में किसके बारे में बताया गया है? तो इसमें चाणक्य की कूटनीति और नंदवंश की समाप्ति एवं चंद्रगुप्त मौर्य के राजरोहण पर प्रकाश डालता है। अगला पॉइंट क्या दिया गया है कि पाणिनि द्वारा अष्टाध्यायी मौर्य पूर्व एवं मौर्य युगीन राजनीतिक पर प्रकाश डालता है। यहाँ से क्या सवाल बन सकता है? यहाँ से ये सबसे पहला सवाल ये बनेगा कि अष्टाध्यायी किसके द्वारा रचित है? तो किसके द्वारा रचित है? पाणिनि द्वारा रचित है। दूसरा सवाल ये पूछा जा सकता है कि अष्टाध्यायी में किसके बारे में बताया गया है? तो मौर्य और मौर्य युगीन के बारे में बताया गया है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या दिया गया है कि पतंजलि द्वारा महाभाष्य से हमें शुंगकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। यहाँ से पहला प्रश्न यही पूछेगा कि महाभाष्य किसके द्वारा रचित है? तो पतंजलि के द्वारा रचित है। महाभाष्य में किसके के बारे में बताया गया है? तो शुंगकालीन इतिहास के बारे में बताया गया है। अगला पॉइंट क्या दिया हुआ है कि विष्णु पुराण यदि मौर्य शासकों की जानकारी देता है तो वायु पुराण गुप्त शासकों की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। यहाँ से पहला प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि विष्णु पुराण में किसके बारे में बताया गया है? तो मौर्य शासकों के बारे में बताया गया है। दूसरा क्या है? वायु पुराण में किसके बारे में बताया गया है? तो गुप्त शासकों के बारे में बताया गया है। अगला पॉइंट क्या दिया गया है कि कालिदास द्वारा मालविकांगिनी मित्र भी शुंगकालीन इतिहास की जानकारी प्रदान करता है। यहाँ से पहला प्रश्न ये पूछेगा कि मालविकांगिनी मित्र किसकी पुस्तक है? तो किसकी पुस्तक है? कालिदास की पुस्तक है। मालविकांगिनी मित्र में किसके बारे में बताया गया है? तो किसके बारे में? शुंगकालीन के बारे में बताया गया है। अगला पॉइंट देखते क्या दिया हुआ है। अश्वघोष द्वारा बुद्ध चरित्र गौतम बुद्ध के चरित्र पर प्रकाश डालता है। पहला प्रश्न ये पूछेगा कि बुद्ध चरित्र किसके ऊपर लिखी गई पुस्तक है? तो किसके ऊपर? गौतम बुद्ध। किसके ऊपर लिखी गई पुस्तक है? तो गौतम बुद्ध। किसने लिखी है? तो अश्वघोष ने। किसने लिखी है? अश्वघोष ने। अगला पॉइंट क्या है कि पाणभट्ट द्वारा हर्ष चरित्र सम्राट हर्षवर्धन के जीवन पर प्रकाश डालता है। यहाँ से पहला प्रश्न ये बनेगा कि हर्ष चरित्र किसके द्वारा रचित है? तो किसके द्वारा है? पाणभट्ट द्वारा। किसके द्वारा? पाणभट्ट द्वारा। हर्ष चरित्र किसके चरित्र पर प्रकाश डालता है? तो किसके चरित्र पर? हर्षवर्धन के चरित्र पर प्रकाश डालता है। अगला पॉइंट क्या दिया गया है कि सम्राट अशोक के अभिलेख समस्त भारत में बरहनी लिपि में शहबाजगढ़ी एवं मानसेरा में खरोष्टी लिपि में एवं अफगानिस्तान में अरमाइक एवं यूनानी लिपि में मुद्रित है। बरहनी लिपि बाईं से दाईं ओर और खरोष्टी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है।
यहाँ से पहला प्रश्न ये बनता है कि समस्त भारत में अशोक के जो अभिलेख है वो किस लिपि में है, तो वो किस लिपि में, बरहनी लिपि में। और अगर आपसे ये सवाल पूछे पाकिस्तान में किस लिपि में प्राप्त हुए, तो किस लिपि में, खरोष्टी लिपि में। और अगर आपसे ये सवाल पूछ ले कि अफगानिस्तान में किस लिपि में है, तो अरामाइक और यूनानी लिपि में मुद्रित है। और यहाँ से दूसरा प्रश्न क्या पूछता है कि बरहनी लिपि की किस ओर से लिखी जाती है, तो बरहनी लिपि बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। जिस तरह हिंदी लिखी जाती है उसी तरह बरहनी लिपि भी लिखी जाती है। और एक सवाल यहाँ से क्या पूछता है कि खरोष्टी लिपि किस तरफ से लिखी जाती है, तो खरोष्टी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है, जिस तरह उर्दू लिखा जाता है। चलिए अगला पॉइंट देखते क्या दिया हुआ है। अगला पॉइंट दिया गया है कि 1750 ईस्वी में टिफेन थेलर महोदय ने सर्वप्रथम दिल्ली में अशोक स्तंभ का पता लगाया। किस स्तंभ का, अशोक स्तंभ का। ये स्तंभ अभी भी दिल्ली के अंदर मौजूद है। यहाँ से पहला सवाल ये पूछा जाएगा कि अशोक स्तंभ का सर्वप्रथम किसने पता लगाया, तो किसने पता लगाया, टिफेन थेलर ने। और अगर ये पूछ ले कब पता लगाया, तो 1750 ईस्वी में पता लगाया। अगला पॉइंट क्या दिया गया है कि 1887 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेखों को पढ़ा। यहाँ से ये प्रश्न पूछता है कि अशोक के अभिलेखों को कब पढ़ा गया, तो कब पढ़ा गया, 1837 ईस्वी में। और अगर ये पूछ ले किसने पढ़ा, तो किसने पढ़ा था, जेम्स प्रिंसेप ने। किसने पढ़ा था, जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। अगला पॉइंट क्या दिया गया है कि समस्त भारत में 16 महाजनपद थे। कितने महाजनपद थे, 16 महाजनपद थे। इसका उल्लेख सर्वप्रथम बुद्ध चरित्र अंगुत्तर निकाय एवं जैन ग्रंथ भागवती सूत्र से मिलता है। यहाँ से यह प्रश्न पूछता है कि 16 महाजनपदों के बारे में हमें कहाँ से जानकारी मिलती है, तो कहाँ से जानकारी मिलती है, अंगुत्तर निकाय और भागवती सूत्र से। कहाँ से, अंगुत्तर निकाय और भागवती सूत्र से हमें 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा है, तो मगध है। कौन सा है, मगध है। ये सवाल पूछता है कि 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा है, तो कौन सा है, मगध है। चलिए अब हम लोग मगध साम्राज्य के बारे में विस्तार पूर्वक से पढ़ेंगे। मगध में सबसे पहले किस वंश का शासक हुआ, मगध में सबसे पहले हर्यक वंश आए, बिंबिसार। हर्यक वंश के सम्राट बिंबिसार ने मगध साम्राज्य की सर्वप्रथम स्थापना की। वह बुद्ध का समकालीन था। वह 15 वर्ष की उम्र में गद्दी पर बैठा। उसने 80,000 गांव का एक शक्तिशाली साम्राज्य बना लिया था। इसने पहले गिरिविजय बाद में राजगिरे को अपनी राजधानी बनाया। अपने पुत्र अजातशत्रु द्वारा मारा गया। यहाँ से क्या क्या सवाल पूछता है कि मगध में सबसे पहले किस वंश का शासन हुआ, तो किस वंश का, हर्यक वंश का। किस वंश का, हर्यक वंश का। दूसरा क्वेश्चन ये पूछता है कि हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे, तो कौन थे, बिंबिसार। कौन थे, हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे। अब ये पूछा जाता है कि बिंबिसार राजगद्दी पर कब बैठा, कितने वर्ष के उम्र में राजगद्दी पर बैठा, तो 15 वर्ष की उम्र में। कितने वर्ष की उम्र में, 15 वर्ष की उम्र में। कितने हजार गांव को मिलाकर अपना साम्राज्य बनाया था, तो कितने हजार, 80,000 गांव को मिलाकर एक शक्तिशाली साम्राज्य बनाया था उसने। मगध साम्राज्य की सबसे पहले राजधानी किसको बनाया, गिरिविजय को, और बाद में किसको बनाया, राजगिरे को अपनी राजधानी बनाया। और उसके पुत्र अजातशत्रु ने क्या, बिंबिसार की हत्या कर दी। आगे देखिए किसके बारे में दिया गया है कि अजातशत्रु अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर मगध सम्राट बना। राज्य प्राप्ति हेतु पुत्र द्वारा पिता की हत्या का ये प्रथम प्रमाण था। फूट डालकर उसने वज्जी संघ पर विजय प्राप्त की। इसी के समय प्रथम बौद्ध संगति हुआ। यहाँ से क्या क्या प्रश्न पूछा जा सकता है, यहाँ से ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि किसने अपने पिता की हत्या कर राज्य ग्रहण किया था। किसने किया था, तो अजातशत्रु ने। किसने किया था, अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर मगध का सम्राट बना। कहाँ का सम्राट बना, मगध का सम्राट बना। और दूसरा प्रश्न यहाँ से क्या पूछता है कि सबसे पहले किसने फूट डालकर विजय प्राप्त की, तो किसने की, अजातशत्रु ने फूट डालकर विजय प्राप्त की। कहाँ पर, वज्जी संघ पर विजय प्राप्त की। और यहाँ से एक प्रश्न और पूछता है कि किसके काल में प्रथम बौद्ध संगति हुआ था, तो किसके काल में, अजातशत्रु के काल में प्रथम बौद्ध संगति हुआ था।
अगला पॉइंट देखते क्या दिया गया है। आगे दिया गया है कि उदयन ने भी अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर सिंहासन प्राप्त किया। उसने गंगा, सोन, पुनपुन जिसे गंडक नदी कहते हैं के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की एवं राजगृह से यहाँ राजधानी परिवर्तित किया। इसमें क्या क्या सवाल पूछा जा सकता है कि अजातशत्रु की हत्या किसने की, तो किसने की, उसके बेटे उदयन ने की। और दूसरा यहाँ से क्या प्रश्न पूछता है कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की, तो किसने की, पाटलिपुत्र की स्थापना भी किसने की, उदयन ने की। और यहाँ से ये प्रश्न पूछता है कि कहाँ पर की, तो गंगा, सोन और पुनपुन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र की स्थापना की। और दूसरा यहाँ से ये सवाल पूछा जा सकता है कि किसने राजगृह से पाटलिपुत्र राजधानी परिवर्तित किया, तो किसने किया, उदयन ने राजगृह से राजधानी स्थानांतरित करके कहाँ ले आया, पाटलिपुत्र में ले आए। अब मगध साम्राज्य में हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश की स्थापना होती है। शिशुनाग वंश ने हर्यक वंश के अंतिम कमजोर शासक नागदशक को पदच्युत कर शिशुनाग नामक आमती यानी मंत्री ने मगध में शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग ने वैशाली को भी अपनी राजधानी बनाया, परंतु उसके पुत्र कालाशोक ने राजा बनने के पश्चात पुनः पाटलिपुत्र को ही अपनी राजधानी बनाया। द्वितीय बौद्ध संगति कालाशोक के काल ही में हुआ। यहाँ से क्या क्या सवाल पूछता है, यहाँ से ये सवाल पूछता है कि हर्यक वंश का अंत किसने किया था, तो किसने किया था, शिशुनाग ने। किसने किया था, शिशुनाग ने। और ये पूछता है कि शिशुनाग ने राजधानी स्थानांतरित करके कहाँ किया, तो कहाँ किया, वैशाली में। फिर उसके पुत्र कालाशोक ने वैशाली से राजधानी स्थानांतरित करके पुनः कहाँ ले आए, पाटलिपुत्र में ले आए। कहाँ ले आए, पाटलिपुत्र में ले आए। और द्वितीय बौद्ध संगति किसके काल में हुआ, तो किसके काल में हुआ, कालाशोक के काल में द्वितीय बौद्ध संगति हुआ। शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश की स्थापना होती है। नंद वंश महापद्म नंद ने शिशुनाग वंश का अंत कर मगध में नंद वंश की स्थापना की। इस वंश के अंतिम शासक धनानंद के समय ही 325 ईस्वी पूर्व यूनानी राजा सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। सिकंदर के भारत से जाने के पश्चात चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से मगध में नंद वंश को समाप्त कर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। यहाँ से क्या क्या सवाल पूछता है, यहाँ से सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये पूछा जाता है कि सिकंदर जब भारत पर आक्रमण किया था तो उस समय भारत में किस वंश का शासक था, तो किस वंश का शासक था, नंद वंश का। किस वंश का शासक था, नंद वंश का। और उस समय यहाँ पर कौन राजा थे, तो कौन थे, धनानंद। कौन थे, धनानंद। और फिर ये सवाल, यहाँ से एक और सवाल पूछा जाता है कि धनानंद को नंद वंश का समाप्त कर मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की। क्या पूछा जाता है यहाँ से कि नंद वंश को समाप्त कर मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने की। किसने की, चंद्रगुप्त मौर्य ने। चलिए अब हम मौर्य साम्राज्य के बारे में विस्तार पूर्वक से पढ़ेंगे। क्या दिया हुआ है कि चंद्रगुप्त मौर्य भारत में मौर्य वंश का संस्थापक है। यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त ने परास्त किया। सेल्यूकस से संधि कर उसकी पुत्री हेलेना से विवाह किया। सेल्यूकस ने अपना राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा, जिसने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की। 298 ईस्वी में श्रवण बेलगोला यानी मैसूर जाकर संलेखन द्वारा शरीर त्याग दिया। यहाँ से क्या क्या प्रश्न पूछा जाता है कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन है, तो मौर्य वंश का संस्थापक कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य है। दूसरा सवाल ये पूछा जाता है कि मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था, तो किसके दरबार में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और ये प्रश्न पूछा जाता है कि मेगास्थनीज द्वारा रचित कौन सी पुस्तक है, तो कौन सी पुस्तक है, इंडिका पुस्तक। कौन सी पुस्तक है, इंडिका पुस्तक। और यहाँ से ये प्रश्न पूछता है कि किस विधि द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना शरीर त्याग दिया था, तो किस विधि द्वारा, संलेखन विधि द्वारा यानी उपवास द्वारा अपना शरीर त्याग दिया था। किसने त्यागा था, चंद्रगुप्त मौर्य ने। मौर्य वंश का दूसरा शासक कौन था,
बिंबिसार, बिंदुसार। कौन था? बिंदुसार, जिसे अमित्रघात भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त की मृत्यु उपरांत उसका पुत्र बिंदुसार राजा बना। उसने 25 वर्ष तक राज्य किया। यूनानी शासक एंटिओकस का राजदूत डायमेकस बिंदुसार के दरबार में आया। यहाँ से क्या क्या सवाल पूछा जाता है? यहाँ से यह सवाल पूछा जाता है कि बिंदुसार का दूसरा नाम क्या है? तो बिंदुसार का दूसरा नाम क्या है? अमित्रघात। क्या है? अमित्रघात। और फिर ये सवाल पूछता है कि कितने साल तक राज्य किया? तो कितने वर्ष तक राज्य किया? 25 वर्ष तक। कितने वर्ष तक? 25 वर्ष तक राज्य किया। फिर ये सवाल पूछा जाता है कि डायमेकस किसके दरबार में आया था? तो किसके दरबार में आया था? बिंदुसार के दरबार में। किसके दरबार में? बिंदुसार के दरबार में डायमेकस आया था। मौर्य वंश का तीसरा शासक कौन था? अशोक। अशोक प्रियदर्शी वह मौर्य वंश का तीसरा शासक था। अपने पिता के शासन काल में वह उज्जैन तथा तक्षशिला का शासक रह चुका था। देवी तिष्यरक्षिता आदि अशोक की पत्नियां अपने दूत भी थे। देवी से उत्पन्न महेंद्र एवं संघमित्रा अशोक की पुत्र पुत्री थे। उसने 261 ईस्वी पूर्व कलिंग का युद्ध किया। धर्म प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। अशोक के काल में पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। अशोक ने 84,000 स्तूप बनवाए। कितने हजार? 84,000 स्तूप बनवाए। यहाँ से क्या क्या प्रश्न पूछा जाता है? यहाँ से यह प्रश्न पूछा जाता है कि मौर्य साम्राज्य का तीसरा शासक कौन था? तो कौन था? अशोक था। और कौन सा सवाल यहाँ से पूछा जाता है कि अशोक का दूसरा नाम क्या है? प्रियदर्शना। अशोक का दूसरा नाम क्या है? प्रियदर्शी। क्या है अशोक का दूसरा नाम? क्या है? प्रियदर्शी। और यहाँ से एक सवाल पूछा जाता है कि अशोक ने कलिंग का युद्ध कब किया था? तो कब किया था? 261 ईस्वी पूर्व कलिंग का युद्ध किया था। और यहाँ से एक सवाल पूछा जाता है कि धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र एवं पुत्री को कहाँ पर भेजा था? तो श्रीलंका भेजा था। कहाँ पर भेजा था? श्रीलंका भेजा था। किसको भेजा था? महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। अशोक के काल में पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति हुआ था। यानी तृतीय बौद्ध संगीति किसके काल में हुआ था? तो अशोक के काल में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र में हुआ था। अशोक ने कितने स्तूप बनवाए थे? तो 84,000 स्तूप अशोक ने बनवाए थे। मौर्य वंश के बाद शुंग वंश का मगध साम्राज्य में स्थापना होता है। मौर्य वंश के अंतिम शासक वीरभद्र को मारकर उसके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 184 ईस्वी पूर्व शुंग वंश की स्थापना की। यहाँ से क्या सवाल पूछेगा? यहाँ से यह सवाल पूछेगा कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो अंतिम शासक कौन था? वीरभद्र। कौन था? वीरभद्र। उसको मारकर शुंग वंश की स्थापना किसने की? तो पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की। यह पूछ ले कब की? तो 184 ईस्वी पूर्व। कब की थी? तो 184 ईस्वी पूर्व। शुंग वंश के बाद कण्व वंश का स्थापना होता है। शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति को मारकर उसके मंत्री वासुदेव कण्व ने 72 ईस्वी पूर्व कण्व वंश की स्थापना की। यहाँ से यह सवाल पूछा जाता है कि कण्व वंश की स्थापना किसने की? तो वासुदेव ने। किसने की? वासुदेव ने। किसको मारकर की? तो देवभूति को। किसको मारकर? देवभूति को। और अगर ये पूछ ले कब क्या था? तो कब क्या था? 72 ईस्वी पूर्व कण्व वंश की स्थापना की। कण्व वंश के बाद सातवाहन वंश का नंबर आता है। कण्व वंश के अंतिम शासक सुशर्मा को मारकर सिमुक ने सातवाहन वंश की स्थापना की। यहाँ से यह प्रश्न पूछा जाता है कि किसने सातवाहन वंश की स्थापना की? तो किसने की? सिमुक ने। किसने की? सिमुक ने। किसने की? सिमुक ने। किसको मारकर की? तो सुशर्मा को। किसको मारकर? सुशर्मा को। और यहाँ से और एक प्रश्न पूछा जाता है कि सातवाहन वंश की स्थापना कब हुई? तो कब हुई? 60 ईस्वी पूर्व। कब हुई? 60 ईस्वी पूर्व। शुंग वंश के बाद किसका नंबर आता है? कुषाण वंश। किसका नंबर आता है? मगध साम्राज्य में कुषाण वंश का आता है। भारत में कुजुल कडफिसस ने
15 से 65 ईस्वी पूर्व कुषाण वंश की स्थापना की। कुषाण वंश का महानतम शासक कनिष्क था। 78 ईस्वी पूर्व में सम्राट बना एवं 110 तक शासन किया। 101 ईस्वी तक शासन किया। कनिष्क ने कश्मीर में कनिष्कपुर बसाया। इसके सेनापति ने कनिष्क की हत्या कर दी। कनिष्क के समय कश्मीर के कुंडल वन में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। यहाँ से क्या क्या सवाल पूछता है, यहाँ से ये सवाल पूछता है कि किसने कुषाण वंश की स्थापना की। तो किसने की? कुषाण वंश के संस्थापक अगर पूछे तो कौन थे? कुजुल कडफिसेस। कौन थे? कुजुल कडफिसेस। अगर ये पूछ ले तो कुषाण वंश के सबसे महानतम सम्राट कौन थे? तो कनिष्क थे। कौन थे? कनिष्क थे। वो कब सम्राट बने थे? 78 ईस्वी पूर्व। कब बने थे? 78 ईस्वी पूर्व। और कब तक शासन किया था? 101 ईस्वी पूर्व तक शासन किया था। और ये सवाल पूछा जाता है कि कनिष्कपुर नगर किसने बसाया था? तो कनिष्क ने। किसने बसाया था? कनिष्क ने। कनिष्क की हत्या किसने की? तो इसकी सेनापति ने कनिष्क की हत्या कर दी। कनिष्क के समय कश्मीर में कुंडल वन में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। यानी यहाँ से यह सवाल पूछता है कि चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किसके काल में हुआ था? तो किसके काल में हुआ था? कनिष्क के काल में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो कश्मीर के कुंडल वन में। कहाँ पर हुआ था? कश्मीर के कुंडल वन में। आगे क्या दिया हुआ है? गुप्त वंश। यानी गुप्त वंश, कुषाण वंश के बाद गुप्त वंश का नंबर आता है। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। यानी गुप्त वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो श्रीगुप्त को। किसको माना जाता है? श्रीगुप्त को गुप्त वंश का संस्थापक माना जाता है। इस गुप्त वंश का स्थापना कब किया? तो 275 ईस्वी को। कब किया? 275 ईस्वी को। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का सर्वप्रथम शक्तिशाली शासक था। यानी दूसरा क्या है कि गुप्त वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त प्रथम थे। समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त के पुत्र थे। इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता था। ये सवाल पूछा जाता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त की इतिहास की जानकारी देता है। यानी समुद्रगुप्त के इतिहास की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो प्रयाग प्रशस्ति से। कहाँ से मिलती है? प्रयाग प्रशस्ति से। कहाँ से? प्रयाग प्रशस्ति थे। और इसके लेखक कौन है? तो हरिसेन है। कौन है? हरिसेन है। आगे देखते क्या दिया हुआ है। अगला पॉइंट दिया गया है कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य समुद्रगुप्त के पुत्र थे। चीनी यात्री फहान इसी के समय भारत आया। 9 रत्न इसके दरबार में रहते थे। यानी यहाँ से क्या क्या सवाल पूछता है? यहाँ से सबसे पहला सवाल ये है कि चंद्रगुप्त द्वितीय को और किस नाम से जाना जाता है? विक्रमादित्य। किस नाम से जाना जाता है? विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। ये किसके पुत्र थे? तो समुद्रगुप्त के पुत्र थे। इसके समय कौन यात्री आए थे? चीनी के कौन यात्री आए थे? फहान। कौन आए थे? फहान। किसके समय? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय चीन के यात्री फहान आए थे। 9 रत्न इसके दरबार में रहते थे। यानी जिस तरह अकबर के दरबार में 9 रत्न रहता था, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में भी 9 रत्न रहते थे। अगला पॉइंट क्या दिया हुआ है कि स्कंदगुप्त कुमार गुप्त के पुत्र थे। स्कंदगुप्त ने सर्वप्रथम हुनों को पराजित किया था। यानी कि यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है कि सर्वप्रथम हुनों को पराजित किसने किया? तो किसने किया था? स्कंदगुप्त ने। किसने किया था? स्कंदगुप्त ने सर्वप्रथम हुनों को पराजित किया था। आज का वीडियो यहीं तक रहा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों तक शेयर करें।